Hello friends, I'm Dr. Amar Zulfi and I have with me a special guest, Dr. Sakshi. So today we are going to discuss about the neck pain and it is reasons and it is management with the FAQs and the home care plan. So be patient and please listen to this video till end because it will be very informative for you and it will be very helpful for you. So Sakshi, good evening. Good evening, Dr. Zulfi. How are you? I'm absolutely fine. So- Thank you. My first question to you is why neck pain is so common in today's time? Yes, so you're absolutely right. Neck pain is very common in this sedentary, I would say not sedentary, this lifestyle. So, Dr. Zulfi, अगर हम बात करें, आजकल lifestyle, this is a lifestyle disorder. जो हमारे काम करने का तरीका है, the way we sit. So most of us are working, right? And this neck problem is most common among the people who work more on the laptop या फिर जो IT companies, IT workers हैं. So the reason for that pain is we never sit in a right posture. हम गलत posture में बैठते हैं और most of the time we are working on a laptop. हमारी गर्दन हमेशा ऐसे झुकी रहती है. And उसके बाद हमारे हाथ कभी भी स्टेबलाइज नहीं होते. So all the pressure goes on our neck, and neck being the most mobile structure in our body. You mean to say it is more lifestyle problem? It's more a lifestyle problem. What do you think about it, Dr. Zulfi? Yeah, you're absolutely right that the first reason is absolutely the lifestyle problem, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका पोस्चर, आपका रॉन्ग पोस्चर होना या आपका ऑकवर्ड पोस्चर होना या आपका लंबे समय तक लैपटॉप पे वर्क करना या मोबाइल यूसेज आपके लंबे टाइम तक होना या आपका आजकल जो एक नया एक ट्रेंड हुआ है फ्रॉम द पैंडेमिक एवरीबडी फाइंड्स दैट देयर आर एडवांटेजेस बट आई बिलीव एज अ फिजियोथेरेपिस्ट देयर आर मोर डिसएडवांटेजेस. सो द डिसएडवांटेजेस लाइक कि पहले हमारी जो यूसेज थी मोबाइल की या लैपटॉप की वो काफ़ी ज़्यादा थी हमारी लाइफ में और पैंडेमिक ने उसको 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा कर दिया जो हम नोट्स नहीं कर पाते हैं कभी कभार. लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है आजकल जितने भी अडल्ट्स हैं जितने भी वर्किंग लोग हैं जो अपने वर्क फ्रॉम होम में बिलीव रखते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि उनको कम्यूट नहीं करना पड़ रहा, उनके लिए कंफर्ट है, वो हर कोई काम घर से कर सकते हैं बट उनको ये नहीं समझ आती है कि इससे कितने और हजार हो सकते हैं. अब तो कम्यूटिंग टाइम भी लैपटॉप टाइम एग्जैक्टली दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू अदर थिंग्स एंड उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इतनी डिक्लाइन पे है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं और जिसकी वजह से उनका जो घर में रहना, कभी सोफा पे काम करना, कभी किसी बेड पे काम करना, कभी तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो वॉशरूम में भी अपना शुरू कर देते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं. सो इससे क्या होता है कि वो जो डिसिप्लिन जो लाइफ में था, जो एक ऑफिस जाके आपका एक डिसिप्लिन बनता था, आप एटलीस्ट कभी कभार अपने पोस्चर को भी देखते थे, 10 तरह के लोग आपके आसपास घूमते थे, तो वो डिसिप्लिन हमारा कहीं ना कहीं नहीं रहा जिसकी वजह से एक तो ये जो हमारी जो मसल स्ट्रेन है, हमारी मसल टेंशन है वो बढ़ गई एंड उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो रिपीटेड स्ट्रेस इंजरीज हैं उस तरह के आजकल मेरे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं. ये तो एक कारण हुआ एंड सेकंड कारण आपका एक मेडिकल रीजन भी है जिसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ और कभी कभार ये कोई ट्यूमर भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और कभी कभार ये कोई ट्यूमर भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि इसको हम इजी लें. सो जब भी आपको नेक की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया, होम रेमेडी हो गया, मैं फिजिकल थेरेपिस्ट को भी दिखा रही हूँ या मैं कोई अल्टरनेटिव थेरेपी ले रही हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम ये ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं, एक MRI भी करवाएं सो दैट यू विल कम टू नो कि कहीं इस तरह का तो नहीं है कोई चीज़ की जिसको हम नोट्स नहीं कर रहे हैं, जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं. आजकल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन हुआ है बिकॉज आपका है ही नहीं इस तरह का कुछ कोई एक्टिविटी, कोई वेट बेरिंग एक्टिविटी नहीं है, आपकी जो फूड इनटेक है वो उस क्वालिटी की नहीं है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी हो रही है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी ये प्रॉब्लम दे सकती है. तो मेरा ये जानना है और मेरा ये कहना है कि मतलब एक जो भी इस तरह की प्रॉब्लम से संघर्ष कर रहा है उनको कहीं ना कहीं एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए या किसी अच्छे से सेंटर में दिखा के अपनी पूरी जांच करवानी चाहिए. बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ डॉक्टर जुल्फी.
ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नेक पेन है वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा कि इसको मैं दो चीज़ों में डिवाइड करना चाहूँगा, दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक हिस्सा तो ये है कि नेक पेन अगर तो आपका पोस्चरल इशू से है, आपकी पोस्चर सही नहीं है, आपका स्ट्रेन है, तो उतना घबराने की कोई बात नहीं है। आप आके अगर हमारे जैसे हमारी फिजियोथेरेपी में आप आते हैं या किसी और सेंटर में आप जाते हैं, सो इट इज़ ए जॉब ऑफ 2 to 3 वीक्स और मोस्टली 6 to 8 वीक्स में हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। बट देयर आर टाइम्स दैट पीपल कमिंग टू अस विद सम एडिशनल प्रॉब्लम, लाइक उनका प्रोट्रूजन हुआ है, डिस्क प्रॉब्लम हुआ है, उनकी रेडिकुलोपैथी है। रेडिकुलोपैथी क्या होती है? उनकी कोई टिंगलिंग, कोई नमनेस, कोई सरसराहट जो है, फीलिंग जो है वो हाथों में आ रही है, सूनापन हाथों में आ रहा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो देन वी हैव टू बी केयरफुल एंड इट कैन हार्म अस। इससे ये भी कभी बार हो सकता है कि हमारी जो हाथ की जो क्षमता है काम करने की, स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो सकती है। या आजकल बहुत ही कॉमन है सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी में तो आपका पूरा ही जो हाथ का जो काम करना वो खत्म हो सकता है और वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। सो आपको कभी भी नेक पेन को लंबे अरसे तक आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपने कुछ पेन किलर या कोई होम रेमेडीज, कोई आपने अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज कर ली, उससे बात नहीं बन रही है, तो मेरा ये कहना है कि मेरा ये सुझाव है आपके लिए कि आप एक अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उससे पूरा जो अपना इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएं, देन आप एक अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर जुल्फी। डॉक्टर जुल्फी, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि किस उम्र के लोगों को नेक प्रॉब्लम कॉमन है? यस, देखिए, अगर आप मुझसे कहें कि मैंने देखा है कि जो नेक पेन एज रिलेटेड भी तो होता ही होता है, लेकिन आजकल मैंने देखा कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। सपोज पहले नेक पेन जो कॉमन था ये 30s और 40s के ग्रुप में जो वर्किंग क्लास है उनमें ज़्यादा होता था, क्योंकि उनकी जो नेक की जो मूवमेंट थी या जो नेक का स्ट्रेन था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। चाहे वो टाइपराइटर यूज़ करते थे पहले या वो कोई डेस्क जॉब यूज़ करते थे जहाँ पे लिखना ज़्यादा होता था। तो जितना भी आपके ना एक सिस्टम है, आपकी नेक को आपने हमेशा स्ट्रेट रखना, अपनी स्पाइन को 90 to 100 डिग्री के पोस्चर में रखना है, जैसे थंब रूल। और अगर आप थंब रूल से कहीं भी बाहर जाते हैं, जितने डिग्रीज आप सपोज अगर आप एक इरेक्ट पोजीशन में रहते हैं, आपकी जो हेड का जो वेट है वो तकरीबन 12 lbs का होता है, 12 lbs। तो जितना आप डिग्रीज बढ़ाते हो, हर 10 डिग्रीज के साथ आपके 10 lbs बढ़ते हैं। तो जितना आप इसको स्ट्रेन दोगे उतनी आपकी जो है प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सो इस तरह का मेरा ये सोचना है एंड वी शुड डेफिनेटली टेक इट वेरी सीरियसली और इसको राइट टाइम पे पकड़ें। अगर हमें लगता है कि इसकी वजह से कुछ मसल इम्बैलेंस हो गई है, मसल्स वीक हो गई हैं, सो इन चीज़ों को हम टाइमली अच्छी तरह से करते हैं। और इनफैक्ट आजकल तो बच्चों में भी हम देख रहे हैं, और बच्चों में देखिए आप स्क्रीन टाइम, और हम कहते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम तो है ही नहीं, 6 से 8 घंटे तो उनकी क्लास होती है, उसके बाद उनका मोबाइल का हो गया, फिर उनका कभी कोई होमवर्क भी हुआ वो भी आपने लैपटॉप से किया। और आजकल ये पेंडेमिक के टाइम में बच्चों का भी नेक पेन काफी बढ़ गया है। ये मैं बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बढ़ना ये बहुत ही सबसे जो नाइंसाफी हुई पैंडेमिक में वो बच्चों के साथ। बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी का डिक्लाइन होना, उनका जंक फूड खा के उनका वेट बढ़ना, ओबेसिटी में जाना, तो उसकी वजह से ना उनकी ना एक लाइफ होती थी, पहले उनको हम बाहर से अंदर करते थे। अब उन बेचारों को अंदर से बाहर करना पड़ता है, वो जाना नहीं चाहते, उनका सिस्टम ही अब ऐसा डेवलप है, उन्होंने ऐसा अपने आप को अडॉप्ट किया है कि जो एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन सकती है। तो इस क्राइसिस को हमने जल्द से जल्द हैंडल करना है और अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में हमने भेजना है, और उसमें भी ये देखना है कि फिजिकल एक्टिविटी में भेजने के टाइम पे हम कभी बार क्या भूल जाते हैं कि नहीं एकदम ही करना है, तो एकदम इसमें कुछ नहीं होता है। लेट अस गिव देम सम टाइम सो दैट दे कैन अडॉप्ट ग्रेजुअली एंड उसके बाद वो अपने आप को उस चीज में फिट करें। नहीं तो मैंने काफी बच्चे देखे मेरे पास आके कि सर हमने इसको फुटबॉल या बास्केटबॉल या किसी क्रिकेट किसी भी गेम में भेजा, बट उसके बाद इसकी इंजरी हुई। तो कभी बार क्या होता है कि आपके ना जो सिस्टम्स होते हैं बॉडी में वो कभी कभार मिसमैच कर जाते हैं, तो उनको मिसमैच ना होने दें, उनको एक टाइम दें। सो टाइम के साथ ही अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रोग्रेस करें। हाँ बिल्कुल। अभी अगर मैं उम्र के बच्चों की बात करूं तो फिजियो एक्टिव में ही जैसे मैंने अभी देखे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ओनली आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन हु केम विद द कंप्लेंट ऑफ नेक पेन
And the main reason the parents used to tell us कि इनका screen time में 10 घंटे हो चुका है. So that is a very very important factor which contribute to and mostly it happened after the pandemic. After the pandemic ने बहुत ही जो दुर्भाग्य की बात है वो pandemic की ये है कि जो बच्चे हैं बच्चों ने मुझे सबसे फील है सबसे ज्यादा बच्चों ने इसमें सफर किया. उनका जो वो टाइम था जो नर्चर करना था अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को या दूसरी चीजों को जहाँ स्पोर्ट्स खेलना था वो सारा वो कन्फाइन हुआ घर पे और धीरे-धीरे सफर कर रहे हैं. इनफैक्ट मैंने अभी काफी बच्चे देखे जिनका फ्लैट फीट डेवलप हुआ है and it was not a congenital, it was a functional also. So it was a mix actually. So मेरे ख्याल से इस तरह की चीजों को भी हमने पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है जहाँ पे उनको लगे कि उनके बच्चे का शोल्डर लेवल बराबर नहीं है, हिप लेवल बराबर नहीं है, या उनको चलने में जो है कोई लचक सी है, या उनका जो पैटर्न है चलने का वॉकिंग पैटर्न है वो अल्टर्ड है, पहले की तरह नहीं है, तो वो प्लीज किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं या हमें फिजियोथेरेपी में दिखाएं. हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं. बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर सूफी. सो किस टाइम पे हमें नेक पेन में हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए नेक पेन में हर कंट्री का एक अलग सा सिस्टम है, बट हम अपनी कंट्री की बात करेंगे. जैसे मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, हम गुड़गांव की बात करते हैं, तो यूजुअली एक फिजिशियन होता है जिसको कांटेक्ट करते हैं या किसी स्पेशलिस्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और आजकल मैंने देखा है कि मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास 90% डायरेक्टली फिजिकल थेरेपिस्ट भी आ सकते हैं. सो एक जो स्पेशलिस्ट का एक अप्रोच रखना चाहिए. इट इज ए ट्रायंगुलर अप्रोच एक्चुअली. पेशेंट, आपका स्पेशलिस्ट और आपका फिजिकल थेरेपिस्ट, और इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. इसमें क्या है कि हमेशा हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि हमने पेशेंट को बेस्ट देना है. सपोज अगर मैं पेशेंट को देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम पोस्चर ओरिएंटेड है, इसकी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, तो मैं उसको ठीक करके भेज सकता हूँ. बट समटाइम्स इफ यू फील he has some neurological deficits or some red flag, that's a very right word, red flag or some yellow flag is there, so definitely we should send the patient, refer the patient. मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा सा रेड फ्लैग को इलाबोरेट करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आए. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए और उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने जब देखा कि पेशेंट का जो है उसका जो पेन है इस एरिया में हो रहा था, जो यहाँ पे एक मसल होती है स्कैलिनी, बड़ी डीप पेन थी और इट वाज वेरी डार्क. बट उनका ये कहना था कि मुझे काफ़ी टाइम से ये प्रोग्रेस कर रहा है. तो मैंने जब उनकी हिस्ट्री देखी तो हिस्ट्री में ये था कि उनका वो चंडीगढ़ जा रहे थे तो उसको एक ट्रेन कैच करनी थी. अच्छा. तो ट्रेन कैच करने के टाइम उनको झटका पड़ा और उसके बाद उनको थोड़ी सी पेन हुई. उसके बाद उसने कोई मेडिसिन ली, कोई हार्ट फर्मेंटेशन आइस लाइक लेके उनको आराम आया. लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको प्रॉब्लम फिर से हुई. तो उसने फिर से कोई मेडिसिन ली, प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई. बट इस बार जब उसकी प्रॉब्लम हुई तो उसको ये था कि उसका जो सिम्टम है वो कहीं ना कहीं उसके फेस में जा रहा है. एंड इट वाज नॉट मेयरली द पेन, इट वाज द नम्बनेस एंड इट वाज वेरी इंटेंस. तो मैंने जब देखा कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो मुझे थोड़ा सा कुछ अलग से लग रहे हैं, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम वर्टेब्रल आर्टरी डाइसेक्शन कहते हैं. तो मेरे माइंड में जैसे ना इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो मुझे लगा कि यार इसमें न्यूरो या मुझे इस तरह के वैस्कुलर सर्जन से बात करनी पड़ेगी. और मैंने मेरा आर्टिस्ट के साथ अच्छा एक रिश्ता था, मैं वहाँ पे काम किया हूँ, तो मैंने वहाँ पे बात की. तो उन्होंने कहा आप उसको भेज दिया इमरजेंसी में. एंड दिस पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर 3 to 4 days. उन्होंने इसको थ्रोम्बोलाइज किया, उसको ट्रीट किया एंड उसका ब्लड वेसल जो था वो पार्शियली ब्लॉक हो रहा था इस चीज. अच्छा, हाँ. और उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिला, 3 महीने का रेस्ट मिला, और अब धीरे धीरे अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए लेकिन अभी वो 80 to 90% ठीक हुआ है. और जिसकी वजह से उसका बीपी भी शूट अप हुआ था उस टाइम. सो समटाइम्स आपको इस तरह के रेड फ्लैग्स जानने हैं. या कभी कभार आपके पास पेशेंट आता है, उसकी सर्वाइकल माइलोपैथी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि आप उसको बताते नहीं हो कि आपने एक अच्छे से एक सर्जन को दिखाना है. देन इट इज गोइंग टू बी ट्रबल फॉर हिम. See, you can treat being a physiotherapist or being a chiropractor practitioner or osteopath, you can treat variety of patients, but sometimes there are patients जहाँ पे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है. तो मेरा हमेशा है कि मैं very specialist friendly and they are also friendly with me, so we exchange our patients, we discuss the patients और patients भेज के patients को एकदम भरपूर ट्रीटमेंट मिलता है और उसको आराम मिलता है.
तो मतलब अगर पेशेंट बोलता है कि उसको हाथ में नमनेस है, नहीं, या स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस stability नहीं है, नहीं मतलब वो अब उसकी बैलेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो रही तब है, इस केस में उनको थोड़ा सीरियसली हो रहा इस है। चीज हाँ, को। एग्जैक्टली, मतलब if they are seeing their physiotherapist also, their physiotherapist can guide them that you need to be या कोई seeing कोऑर्डिनेशन a इशू है, कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं Coordination issue है, है। देयर आर सम स्पेशल टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन, Right. यू मस्ट चेक इट एंड यू कैन चेक DTR, and or deep tendon reflexes, you can vomiting and check, you can check vomiting is Yes. sensation, nausea हो रहा है, तो आपको देखना चाहिए। और डेफिनेटली ऐसे केसेस में जो है, या आपके नंबर मतलब कुछ इस तरह की भी कंडीशंस होती है स्पाइन में कि आपके कुछ बाउल एंड ब्लड स्ट्रीम टाइप के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में उस पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो घर पे क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द होम केयर फॉर नेक पेन? दो तरह की चीजें हैं इसमें ना नेक पेन में, एक है प्रिवेंटिव, एक है आपका जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का एक जो पार्ट है जो आप घर में दे सकते हैं। सपोज एक पेशेंट आता है मेरे पास, उसको लग रहा है कि उसका जो वर्क लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी कम है बट वर्क लोड उससे ज़्यादा है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को कैपेबल करना चाहिए, एलिजिबल करना चाहिए और उस लेवल पे लेना चाहिए कि जहाँ पे वो उस तरह का लोड ले। आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल क्योंकि लोगों को भी समझना है। सपोज मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरा वर्क लोड मेरा 100 kg का है सपोज, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी 150 kg की करनी चाहिए। सो अगर मैं कभी एक्सीड भी कर रहा हूँ 100 kg से, मैं उस जोन में हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। अब मेरी कैपेसिटी 100% है, तो मतलब मेरा लोड जो है वो 150 उसमें जा रहा है, तो मैं ऑब्वियसली या मेरे 100 के बदले मेरी डिक्लाइन हो रही है 75 हो रही है, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम आपको दे सकती है। तो क्या करना चाहिए कि हमेशा एक पोस्चर का ध्यान रखें कि जब बैठे हमेशा टेक के बैठे, अपना बैक रेस्ट लें, अपना जब बैठने का देखना हो आपका जो सरफेस है चेयर का जहाँ पर बैठते हैं लो फ्लोर पे ज़्यादा ना बैठें, हमेशा देखिए कि आपका हिप जो लेवल हो वो नी से ऊपर हो और आपकी बैक स्ट्रेट हो। अगर स्ट्रेट आप ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न तो 90 में ही जो थंब रूल है वो 90 है, लेकिन मैंने देखा यूजुअली हमारे कंट्री के लोग हमारा जो तरीका है हमसे नहीं हो पाता है, तो 90 to 100 is also good, but you can't go 90 to 80 degree, that is going to be a disaster. So 90 to 100 कीजिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप थोड़े से अगर डेस्क स्ट्रेचेस करते हैं, वेरी सिंपल स्ट्रेचेस होते हैं, शायद नेक्स्ट स्टूडियो में हम वो भी दिखा दें, तो वो स्ट्रेचेस करें आप, या आप अपने नेक के लिए कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। यस, पिलो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज काफी लोगों का ये कहना, ये मिथ बन गई है, पिलो यूज नहीं करना है, बिल्कुल। बट पिलो का जो मेरा कहना है, मेरा जो सुझाव है पिलो के लिए वो ये है कि पिलो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है, और अगर आप करवट में सोते हैं तो आपने पिलो यूज करना ही करना है। यू हैव टू यूज ए सफिशिएंट पिलो इन ऑर्डर टू फिल द स्पेस बिटवीन योर हेड एंड शोल्डर। और अगर आप कहीं सीधा लेटते हैं, जो कि बहुत सारे कम लोग ही शायद मे बी 5% सीधा लेटते होंगे, उस केस में आपने पिलो कम लेना है, या रोल ऑफ टॉवल आप नेक के नीचे रख सकते हो, सो दैट योर नेक इज स्ट्रेट। एक्चुअली एम क्या है पिलो का कि आपकी गर्दन स्ट्रेट रहे, चाहे आप करवट में सोए चाहे आप सीधा लेटे। सो अगर आपकी नेक स्ट्रेट है, आपका लोड, आपका स्ट्रेस नहीं पड़ता है, और स्लीपिंग 6 से 8 घंटे की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो स्लीपिंग है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफ, your sleep should not be compromised, it should be very comfortable, and for that the pillow is important. So pillow के लिए आपने ये जानना जरूरी है कि जब करवट में सोते हैं तो sufficient होना चाहिए, अगर वैसे सोते हैं तो आपको एक रोल लेना चाहिए, और स्टमक पे अगर आप कभी दिन में लेटना चाहते हो, when you are conscious is good, but if you have a neck issue or a back issue, you should never sleep on a stomach, क्योंकि स्टमक पे सोने से दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इसको हम इंडाइजेशन कहते हैं, या आपकी विंड पाइप पे जोर आ सकता है, या अगर आपकी सर्वाइकल डिस्क है जैसे C5 C6 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, उस पर भी आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो आप ना ही सोएं अपने स्टमक के ऊपर अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो मतलब घर पे अपने पोस्चर को अपना, अगर आप वर्क कर रहे हैं, डेस्कटॉप वर्क करते हैं, तो अपना अर्गोनॉमिक ठीक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट हाउसवाइफ्स और जो हाउसवाइफ्स हैं या बच्चे हैं,
तो किचन में खाना बनाते हैं तो अपना शेल्फ का लेवल अपने उस लेवल पे रखें, चेस्ट लेवल पे, सो दैट दे डोंट हैव टू बेंड देयर नेक टू मच। फीडिंग कर रही है कोई, या ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको पिलो लेना है, उसको भी नहीं झुकना है, या आपके तरह तरह के आपकी मेड है जो बेचारी काफी उसको झाड़ू लगाना पड़ता है, इस तरह काम करना, उसको भी हम अवेयरनेस दे सकते हैं, इस तरह से अपने आप को कर सकते हैं, कैसे झुकना है, नी टू हिप को बेंड करना है। एंड मेजरली जो हमारे लोग हैं जो घर पे लैपटॉप यूज करते हैं या जिनको लगता है कि नहीं उनको घर से ही करना है, तो उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो थोड़ा सा फोकस करें कि वो अपना एक स्टेशन बनाए जिसमें एर्गोनॉमिकली सारी चीजें चेक हो, और उससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो मिटिगेट भी होगी और उनकी प्रॉब्लम जो है वो उनको कोई एफेक्ट नहीं करेगी, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन जो है वो बेटर हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि अगर 100 kg आपका कैपेसिटी है, आपको 150 करना पड़ेगा, तो इसका ये मतलब है अगर आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे के अलावा अपने लिए 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। एक्चुअली डॉक्टर साक्षी, देयर इज अ रिसर्च, मैं हाल ही में पढ़ा था रिसर्च कि अगर आपका 8 घंटे का काम है तो आपको 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप 12 घंटे का काम करते हो आपको 1.5 घंटे की करनी पड़ेगी। अगर आप 16 घंटे का, मैंने इधर देखा है दिल्ली गुड़गांव में, मैंने 16 घंटे भी लोग देखे हैं जो काम करते हैं, तो उनको 2 घंटे की एक्सरसाइज भी करनी है। इट इज नॉट कि यू कांट मिंगल दीज टू थिंग्स। फिजिकल एक्सर्शन इज अ डिफरेंट थिंग और फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। मतलब मैं सुबह से शाम यहाँ काम करता हूँ, दैट इज माय फिजिकल एक्सर्शन। मैं कोई वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या मैं कोई घर पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दैट इज माय फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी को अलग से देखें और फिजिकल एक्सर्शन को अलग से देखें, और लोग अच्छी लाइफ, और ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि लोग इस चीज का डिफरेंस समझ नहीं पाते कि फिजिकल एक्सर्शन क्या है और फिजिकल एक्टिविटी। मैं कह रहा हूँ कि लाइफ को अच्छा जीना है, हेल्दी जीना है और बढ़िया जीना है। बिल्कुल 3 चीजों पे आपने फोकस करना है। वन इज मोशन, मोशन इज योर एक्सरसाइज। जितनी आप एक्सरसाइज अपने आप को जितना एक्टिव रख सकते हो लाइफस्टाइल को, आपके लिए अच्छा है। सेकंड आपका डाइट जितना भी आपका राइट हो, ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, राइट डाइट को आपने हमेशा आपने तरजीह देना है, आपने इंपॉर्टेंस देना है। और थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द साउंड स्लीप। चाहे आप 6 घंटे सोते हो, चाहे आप 8 घंटे सोते हो, लेकिन आपने ऐसा सोना है कि आपकी बॉडी को पूरा टाइम मिले रिकवर होने के लिए। स्लीपिंग जो है इट इज ए रिकवरी टाइम। जैसे आपने मोबाइल को दिन में यूज किया और रात को आप चार्ज करते हो, वैसे आप दिन में बॉडी को यूज करते हो, उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है, और वो वेयर एंड टेयर को जो आपने सेटल करना है उसके लिए स्लीप है। और अगर आपने कभी खुद देखा होगा, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, सुबह आपका दिन अच्छा नहीं, आपकी ये अफेक्ट भी करती है। इज एक्चुअली ट्रायंगल, इज अ विशियस साइकिल। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपका दिन अच्छा नहीं होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगा, आपको खाने का भी मन नहीं करेगा। सो मेरे ख्याल से इन 3 चीजों को आप लाइफ में ठीक कीजिए, इसको संभालिए और आपको पूरे फायदे मिलेंगे। सो आई बिलीव कि हमने काफी कुछ कवर कर ही लिया है, और हमने मेरे ख्याल से मेन चीज़ों पे हमने पूरी रोशनी भी डाली आज। और मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में अगर आप लोगों का भी कुछ आपके सुझाव हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, या आप चाहते हो कि हमें कुछ टॉपिक्स को चूज करके उन पे बोलना चाहे, तो हम बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम आपको उस चीज़ के, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, और इससे आपको जो भी हमने जितनी भी अपनी जो हमारी नॉलेज थी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो हम आप पे पहुंचाना चाहते हैं, आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, हेल्दी रहें, एंड जस्ट हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। Absolutely. All right. Thank you very much.